उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई तबाही के 3 दिन बीत जाने के बाद भी वहां एक सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। 7 फरवरी को आए सैलाब ने चमोली जिले के रेणी गांव और तपोवन में जबरदस्त तबाही मचाई, जिसका एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का बताया गया। जिस वक्त सैलाब एनटीपीसी के प्रोजेक्ट से टकराया तो दूर खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिखा कि चंद सेकंड्स में सैलाब के साथ आया मलबा और पानी एनटीपीसी के एक प्रोजेक्ट में घुसा और उसने वहाँ तबाही मचा दी। वो लोग जो बांध के ऊपरी हिस्से पर काम कर रहे थे, उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सैलाब ने उन्हें इस कदर घेरा कि पलक झपकते ही सारे के सारे मजदूर गायब हो गए। एक मर गया। जिन लोगों ने दूर से सैलाब को आते देखा, उन्होंने वहां फंसे मजदूरों को चेतावनी भी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई ऐसा नहीं था जो उस सैलाब के बीच उन्हें बचाने के लिए जाता। वो आपस में कोशिश करते रहे और आखिर में सैलाब उन्हें बहा कर ले गया। 7 फरवरी को ऐसे कई लोग उस सैलाब की चपेट में आए जो तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, और उनमें कुछ लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, और आईटीबीपी के साथ एसडीआरएफ और सेना के जवान दिन रात उस सुरंग तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। बताया गया सुरंग के 150 मीटर अंदर तक का मलबा निकाला जा चुका है। सुरंग में पानी भरे होने की आशंका को देखते हुए नौसेना की गोताखोरों को भी बुलाया गया और उन्हें सुरंग के अंदर भेजा गया। हालांकि पहली कोशिश में उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इंडियन नेवी के इन जो तैराक हैं, इनको वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी, और मिट्टी जब तक रहेगी तब तक ये अपना काम नहीं कर सकते। खबर है कि सुरंग के अंदर की सटीक जानकारी के लिए बहुत जल्द उसकी जियोग्राफिकल मैपिंग करवाई जाएगी। इस तकनीक से सुरंग के अंदर भरे मलबे की और वहां फंसे लोगों की हालत का काफी सटीक अंदाजा लगेगा। अब तक इस आपदा में जान गंवाने वाले 33 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 173 लोग अभी भी लापता हैं। और इस बीच ऋषि गंगा डैम की तबाही का एक और वीडियो सामने आया, और ये वीडियो भी 7 फरवरी का है, जब ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी, जिसमें गर्जना के साथ सैलाब ऋषि गंगा डैम की तरफ बढ़ता दिखा। महज कुछ ही सेकंड में उसने डैम का नामो निशान मिटा दिया। हालांकि पहाड़ों के ऊपर खड़े लोगों ने नीचे डैम में काम करने वालों को चिल्लाकर और सीटी बजाकर आगाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया गया कि तबाही की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, जिसने कई गांवों को भी तबाह कर दिया। अब उन गांवों तक राहत पहुंचाने का काम जोरों पर है। 7 फरवरी को चमोली जिले में आई इस आपदा की वजह से कई इलाकों का संपर्क शहरों से पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद उन गांवों तक राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इसके जरिए न केवल खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, बल्कि दवाओं के साथ डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई। और मेडिकल टीम भी तैयार है, उनको भी उन अलग अलग गाँव में भेजा जा रहा है जहाँ पर कनेक्टिविटी टूट चुकी है। डॉक्टरों ने उन इलाकों में कैंप लगाकर बीमार लोगों की जांच की। इस दौरान ज्यादातर वो लोग सामने आए जो इस तबाही में अपनों को खोने के बाद सदमे में दिखे। बताया गया कि हादसे के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जो वहां बन रहे पावर प्लांट में काम करते थे। उन लोगों से बात करेंगे कि भैया आप सही है, हम आपके साथ हैं, तो उनसे एक हौसला अफजाई हुई उन लोगों की। ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब में गाँवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें और पुलें बह गयी, जिससे लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को आए सैलाब ने जो तबाही मचाई, उसका आकलन करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। जान माल के नुकसान के अलावा वहां बड़े पैमाने पर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी उस प्रोजेक्ट को दुरुस्त करने से ज्यादा लापता लोगों की तलाश का काम किया जा रहा है, और जिन गांवों से संपर्क टूटा है उन तक मदद पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इन सब के बीच लोगों की आखिरी उम्मीद उस सुरंग पर टिकी है, जिसके अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं, और उन्हें बचाने के लिए दिन रात अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा में एक सरकारी अस्पताल में 10 बच्चों की मौत के मामले की शुरुआती जांच में वहां के स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। न्यूज़ 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस मामले में राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने अस्पताल की 2 नर्सों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि घटना वाले दिन की जो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, उसके आधार पर यह दावा किया गया कि 12 मिनट तक मासूमों के पास कोई नहीं पहुंचा था, और वो मासूम आग लगने की वजह से उठ रहे धुएं से परेशान होकर रोते सुनाई दिए। हालांकि इस मामले में जांच की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो कि कल आएगी।
बीते महीने की 8 तारीख को इस अस्पताल के SNCU यानी बीमार नवजात बच्चों की देखरेख के लिए बनाए गए वार्ड में देर रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां भर्ती 17 बच्चे आ गए थे, जिनमें से 7 बच्चों को तो बचा लिया गया था, लेकिन 10 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई थी। टर्मिनेट किए गए हैं। जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके हद तक हम जरूर डिसीजन लेंगे। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास बसे सिंघू गांव के लोगों की मुसीबत 26 जनवरी के बाद से दोगुनी हो गई है, क्योंकि पुलिस ने गांव से होकर गुजरने वाले 2 रास्तों में एक को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिसके बाद हाईवे का सारा ट्रैफिक गांव से गुजरने वाले रास्ते से होकर गुजरने लगा। लोगों ने मंजिल तक पहुंचने के लिए इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी गाड़ियों को उतारना भी मंजूर कर लिया। यहाँ के हालात दिन भर इसी तरह से रहते हैं। आप देखेंगे इस पतली सड़क पर कितना ज्यादा ट्रैफिक है। दिन भर लगने वाले ट्रैफिक जैम से गांव के लोगों की जो परेशानी बढ़ी सो बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रोजाना के नुकसान का सामना भी करना पड़ा। देख रहे हैं आप पाइपलाइन बदल रहे हैं, पाइपलाइन लाइन बदली नहीं, रात को तोड़ दी गई। गांव में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने से वहां के लोगों के लिए कम दूरी बड़े फासले में तब्दील हो गई। बस स्टैंड पे जाने में 10 मिनट और अभी मुझे यहाँ से घूम के जाने में लगते हैं 2 घंटे। बड़ी संख्या में 2 व्हीलर, 4 पहिया गाड़ियों और बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टरों ने सिंघू गांव से होकर गुजरने वाले इस रास्ते को अपनाया, तो पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक संभालने के लिए वहां तैनात हो गए, लेकिन उनकी ये कोशिश गांव के लोगों के लिए आटे में नमक बराबर साबित हुई। सौभाग्य की एक बात यह है कि सिंघू बॉर्डर पर 78 दिनों से जारी किसान आंदोलन की वजह से पहले ही सिंघू गांव के लोग परेशान थे और अब भारी ट्रैफिक गांव से गुजरने की वजह से वहां के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। गांव वालों ने तो यहां तक दावा किया कि बड़ी गाड़ियों के वहां से निकलने की वजह से किसी के मकान का छज्जा टूट गया तो किसी की पानी की पाइपलाइन टूट गई। उनका सार यही है कि उनके लिए किसान आंदोलन नासूर साबित हुआ। इस मुद्दे पर ताजा हालात को देखकर तो यह सा ही लगता है कि सिंघू गांव के लोगों को अभी कुछ वक्त और ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर टहल रहा एक शेर होटल के अंदर घुस आया। बताया गया कि ये शेर गिर के जंगल से निकलकर भटकता हुआ वहां पहुंच गया और फिर सड़क किनारे मौजूद होटल का गेट लांघकर अंदर घुस आया। इस दौरान वहां गार्ड रूम में एक गार्ड भी मौजूद था, लेकिन भारी भरकम शेर को देखकर वो भी सहम गया। लेकिन शेर ने किसी की परवाह नहीं की और वो सीधा होटल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अंदर घुसने के बाद शेर होटल के भीतरी हिस्से में पहुंच गया। इस दौरान वो लॉबी से होकर होटल की पार्किंग तक टहलता रहा। हालांकि कुछ देर तक टहलने के बाद शेर जैसे अंदर घुसा था उसी तरह दोबारा गेट से छलांग लगाकर होटल से बाहर चला गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि गुजरात का गिर अभयारण्य अपने शेरों के लिए मशहूर है, लेकिन कई बार ये शेर भटककर रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। ये बड़ा शेर भटककर शहर के अंदर आ गया और होटल के अंदर दाखिल हो गया। हालांकि उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के एक और करीबी पर शिकंजा कस दिया। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने फरार चल रहे मोहम्मद हुसैन बिलाल उर्फ तेलवाला की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर भाग न पाए। साथ ही लोकल पुलिस और जोनल डीसीपी को भी अलर्ट कर दिया गया। एनसीबी को तेलवाला के बारे में जानकारी इसी मामले में गिरफ्तार आरिफ भुजवाला के मोबाइल फोन से मिली थी, लेकिन जब तक एनसीबी उस तक पहुंचती तब तक वो मुंबई से परिवार समेत फरार हो गया। एनसीबी का दावा है कि तेलवाला का परिवार भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम पद संभालने के दौरान आला अधिकारियों के नहीं आने से नाराज हो गए, जिसके बाद 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन पहले ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें उन्हें बीजेपी के कोटे से पहली बार मंत्री बनाया गया और अगले दिन वो तय वक्त पर पदभार संभालने के लिए सचिवालय पहुंच गए। लेकिन उनका पारा तब चढ़ गया जब जानकारी होने के बाद भी विभाग के प्रधान सचिव ऑफिस नहीं पहुंचे। कुछ देर तक तो उन्होंने इंतजार किया और जब वो नहीं आए तो उन्होंने चपरासी से गुलदस्ता मंगवाया। चपरासी आप है, बुके आप लाओ। नहीं, प्रधान सचिव का सम्मान मैं चपरासी को दे रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने विभाग की चपरासी से ही गुलदस्ता लेकर पदभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अपने विभाग की ये चपरासी है, मेरा भाई है, वो डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनका सम्मान में ये चपरासी को मैं अपने भाई को ये देना चाहता हूँ। पद संभालने के दौरान मंत्री जनक राम से सम्मान पाकर चपरासी भी गदगद दिखा। हमको बहुत खुशी है।
48 का सामान दिए थे, बहुत खुशी है। हालांकि मंत्री की नाराजगी जताने के बाद प्रधान सचिव हरजोत कौर बुके लेकर मंत्रालय पहुंची और जनक राम को गुलदस्ता दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि बिहार में नई सरकार के गठन के लगभग 3 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी जेडीयू के कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद सबको उनका विभाग सौंप दिया गया। बीजेपी कोटे से जनक राम पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और उन्हें खान एवं भूतत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन मंत्री पद संभालने के दौरान विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर वो भड़क गए। हालांकि बाद में उन्होंने विभाग के एक चपरासी से फूलों का गुलदस्ता लेकर मंत्री पद संभाल लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तीमारदार ने अस्पताल के कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी और ये बताया गया कि आरोपी पहले अपने मरीज का सीटी स्कैन करवाना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने उसे लाइन में आने को कह दिया, जिसके बाद उसका पारा चढ़ गया और उसने दरवाजा खोलते हुए कर्मचारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। पहले तो उसने कर्मचारी के केबिन का दरवाजा खोला और फिर वहां रखी मेज को हिलाने लगा, लेकिन जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो आरोपी और भड़क गया और अपने कुछ साथियों के साथ कर्मचारी को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जो पेशेंट है उसका इलाज हो, बाद में किसी का हो, इसी बात पर विवाद हुआ। बाद में इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया, लेकिन अस्पताल में हुए इस हंगामे का वहां मौजूद दूसरे मरीजों को भी खमियाजा भुगतना पड़ा और कईयों की वक्त पर जांच नहीं हो पाई। सौभाग्य की एक बात यह है कि अस्पताल के किसी स्टाफ पर हमला करना या वहां तोड़फोड़ करना गंभीर अपराध है, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां गुंडागर्दी करने से नहीं चूकते हैं। मुरैना में हुई इस घटना में भी यही तस्वीर सामने आई, क्योंकि वहां इंतजार करने के बजाय आरोपियों ने सीटी स्कैन करने वाले कर्मचारी पर ही हमला कर दिया। इससे वो तो मुश्किल में पड़े ही, वहां मौजूद दूसरे मरीजों की मुसीबतें भी बढ़ गई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्लान तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में चुनाव कराने की योजना है, जबकि असम में 2 से 3 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में चुनाव कराने की है, जिसके लिए 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहले विकल्प में 7 या 8 चरण, जबकि दूसरे विकल्प में 5 या 6 चरणों में चुनाव कराने पर विचार हो रहा है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर 15 फरवरी के बाद ही लगेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए जुटी हुई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट सत्र से आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सत्र के दौरान बजट पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा कर रहे थे, और जब इनका हंगामा शांत नहीं हुआ तो मेयर ने सभी को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मार्शलों ने हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को घसीटकर सदन से निकालना शुरू किया, जिसके विरोध में इन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ पार्षद तो जमीन पर ही बैठ गए ताकि किसी तरह वो सदन से बाहर ना जा सके, लेकिन मार्शलों के आगे उनकी एक न चली। बाद में इन लोगों ने विरोध जताने के लिए वहां फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। सदन से बाहर निकाले जाने से नाराज ये लोग काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। सौभाग्य की एक बात यह है कि दिल्ली के नगर निगमों और दिल्ली सरकार के बीच सियासी जंग कोई नई बात नहीं। निगमों पर बीजेपी का कब्जा है तो दिल्ली सरकार की चाबी आम आदमी पार्टी के पास है, इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध करने के लिए मौके की तलाश में रहती हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट सत्र में भी ऐसा ही हुआ। इस बार हंगामा कुछ ज्यादा इसलिए भी हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद बजट पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद उन्हें मार्शलों की मदद से बाहर निकालना पड़ा। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की इजाजत दे दी। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि मंजूरी मिलने के बाद सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि मंजूरी देने वालों में खुद ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के 6 सांसद भी शामिल हैं, जिसकी वजह से महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 56 वोट पड़े, जबकि विरोध में 44 वोट ही डाले गए। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने इस महाभियोग को असंवैधानिक बताया था, लेकिन सीनेट ने उनका ये दावा खारिज कर दिया। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में से पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा।